नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 15 दिसंबर, फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों कैप्टन वरुण सिंह को लेकर कमांड हॉस्पिटल ने दी है बड़ी जानकारी। दोस्तों दुआओं का दौर जारी है, लेकिन हम आपको बताएंगे उनके हालात के बारे में। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुरक्षा बलों ने आतंकियों को किया ढेर। जी हां, जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी ढेर। कश्मीर टाइगर्स ने किया था पुलिस बस पर आतंकी हमला। नया नाम वही काम, जानेंगे इस संगठन के बारे में, इसका भी सफाया तय। तीसरी बड़ी अपडेट, भारत ने जलवायु कार्रवाई से जुड़े यूएनएससी के प्रस्ताव के खिलाफ किया वोट वीटो। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, विकासशील देशों के लिए आवाज उठाने के बाद रशिया, चाइना, अमेरिका के खिलाफ एक साथ खड़े हुए भारत, तो ये बताएंगे। और इस बीच बिग ब्रेकिंग निकल के चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ेगी। जी हां, भारत को S-500 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम देने को राजी हुआ रशिया। बड़ी खबर ये हम आपको बताएंगे, यानी S-400 छोड़ो, S-500 पर भी बनी सहमति, तो वे की करके बताएंगे। दोस्तों जहां पे क्या प्रधानमंत्री मोदी सिंध और बलूचिस्तान को आज़ाद कराएंगे, आपको बता दें बलूचियों ने पीएम मोदी से मांगी है मदद, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, चाइना पूरी दुनिया भर में सैन्य बेस बना रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने किया बड़ा खुलासा, कहा दुनिया भर के लिए हो सकता है खतरनाक, वो हम आपको बताएंगे। तो वहीं टीटीपी ने अब पाकिस्तान पे कर दी है चढ़ाई। आतंकियों ने सीज फायर तोड़ दिया है और पाकिस्तान खौफ में जी रहा है। तो सारी खबर एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हेल्थ अपडेट निकल के आई है। वरुण सिंह की हालत 72 घंटे बाद भी अभी भी जस की तस, आपको बता दे पूरा देश सलामती की दुआएं कर रहा है। दोस्तों हेलीकॉप्टर हादसे में जीवित बचे वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत 72 घंटे बाद नाजुक बनी हुई है। बेंगलुरु के कमांड हॉस्पिटल में उन्हें लाइफ सपोर्ट पर सिस्टम पर रखा गया है। एयरफोर्स के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार या बड़ी गिरावट नहीं देखी गई है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैप्टन के घर वालों से फोन पर बातचीत कर उन्हें हर तरीके की मदद का आश्वासन दिया है। राजनाथ सिंह ने वरुण सिंह के परिजनों से कहा है कि देश हर तरह से मदद के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वरुण को बेस्ट चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। वहीं परिजनों ने भी वरुण के इलाज पर संतोष जताया है। लेकिन आपको बता दें, कल एक मीडिया सूत्रों ने जानकारी से बताया है, कमांड हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा है कि फिलहाल वरुण सिंह की जो तबीयत है उसमें अभी कोई सुधार नहीं हो रहा। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे जो जानकारी निकल के आएगी वो हम आपको देते रहेंगे, लेकिन हालत में भी फिलहाल बड़ी सुधार नहीं हो रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने वांछित पाकिस्तानी आतंकी अबू को सूरनकोट मुठभेड़ में किया ढेर, हथियार भी बरामद किए गए। आपको बता दें कश्मीर टाइगर्स ने किया था पुलिस बस पर आतंकी हमला। दोस्तों आपको बता दें, राजौरी जिले के सूरनकोट इलाके में आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने जारी सूरनकोट मुठभेड़ में एक बड़ी सफलता हासिल की। वांछित पाकिस्तानी आतंकी अबू जरारा को ढेर कर दिया गया और उसके कब्जे से गोला और बारूद भी बरामद हुए थे। आपको बता दें कि आतंकियों का लगातार सफाया जारी है, लेकिन यहाँ पे कश्मीर टाइगर्स नाम से एक नया आतंकी संगठन उठ खड़ा हुआ है। नाम नया है लेकिन काम वही पुराना है। सेना पर हमला, सुरक्षा बलों पर हमला, आम नागरिकों पर हमला। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कई ऐसे टाइगर्स ग्रुप की तरह न जाने कितने ग्रुप बन चुके, लेकिन सेना ने सबको गीदड़ बना दिया है। तो दोस्तों सेना का सफाया लगातार जारी है। बस सेना के लिए एक लाइक करिए और देश दुआ कीजिए। जितने भी सैनिक हमारे घायल हैं, खास करके जो 14 पुलिसकर्मियों पे गोली चली थी, उसके बाद 24 घंटे में सफाया हुआ, कई आतंकी साफ हो गए। आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिए ताकि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी रिकवर हो। अगली अपडेट आपको बता दें, यूएन में भारत ने लगाया वीटो, रुक गया अमेरिका का काम। दोस्तों भारत ने यूएनएससी में एक मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया है। इस प्रस्ताव के जरिए जलवायु परिवर्तन से निपटने संबंधी कदमों को सुरक्षित करने और ग्लासगो में कड़ी मेहनत से किए गए सहमति समझौतों को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, जिसके चलते भारत ने इसके खिलाफ वोट दिया है। इस बात की जानकारी संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने दी है। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि भारत जलवायु परिवर्तन को लेकर कितना सजग है और विकासशील देशों के लिए इसे पूरी तरीके से खत्म करना मुश्किल है। दोस्तों भारत ने कहा है कि वो हमेशा विकासशील देशों के हितों के लिए बोलेगा और उसके पास मसौदे के खिलाफ
वोट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दरअसल जलवायु परिवर्तन को लेकर विकसित देश उन विकासशील देशों पर पाबंदियां थोपने की कोशिश करते हैं जो अभी की विकास प्रक्रिया में है। तो टीएस त्रिमूर्ति ने खास करके वीटो लगाया और रशिया और चाइना के साथ खड़ा हुआ। अगली अपडेट, चीन और पाकिस्तान की उड़ेगी नींद, भारत को S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम देने को राजी हुआ रसिया, बनी बातचीत पे सहमति। जी हाँ दोस्तों, रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरुसो ने संकेत दे दिए हैं कि भारत सबसे उन्नत S-500 प्रोमिटी विमान भेद मिसाइल प्रणाली का पहला विदेशी खरीदार हो सकता है। ये पूछे जाने पर कि क्या भारत रूस निर्मित S-500 खरीदने वाला है देश होगा, बोरिसो ने सोमवार को RCB टीवी चैनल से कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बार जब हम इस प्रणाली को अपने सैनिकों तक पहुंचाएंगे तो भारत सूची से पहले स्थान पर होगा। अगर वो इन उन्नत आयुधों को खरीदने की इच्छा व्यक्त करता है। S-500 प्रोमिटी विमान भेदी मिसाइल प्रणाली वायु प्रणाली के लिए सबसे उन्नत रूसी मोबाइल सेवा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। कश्मीर में पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा, जैश और लश्कर जैसे संगठनों में नए नामों में बनाए आतंकी ग्रुप से हमने आपको बताया कि कैसे टाइगर ग्रुप समेत तमाम तरीके से यानी जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठनों ने घाटी में नए नए ग्रुप्स के साथ आतंकी संगठनों को लॉन्च कर रहे हैं ताकि भारतीय जो इंडियन आर्मी है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सके। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तान में स्थित लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन और अल बद्र जैसे आतंकी संगठन कश्मीर समेत भारत में आतंकी हमले की फिराक में रहते हैं और अब इन्हीं में से कई नए नए नाम से आतंकी संगठन लॉन्च कर रहे हैं ताकि भारतीय सेना कंफ्यूज रहे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बलूचिस्तान और सिंध की आज़ादी के लिए बलूचियों ने PM मोदी से मांगी मदद। मोदी और UN से कहा हमें पाकिस्तान से कराओ आज़ाद। जी हाँ दोस्तों, अल्ताफ़ हुसैन जो कि बलूचिस्तान के बड़े नेता हैं, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर पाकिस्तान के कब्जे से सिंध और बलूचिस्तान को मुक्त कराने की मांग की है। कहा है कि इन इलाकों में पाकिस्तानी सेना और शासक दशकों से उत्पीड़न कर रहे हैं, लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, उन्हें गायब कर रहे हैं। ये सब बर्दाश्त की सीमा के पार गया है। इसलिए भारत के और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों के साथ मिलकर दोनों प्रदेशों को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराएंगे। उन्होंने अपने एक संदेश में कहा है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना आतंकी संगठनों के साथ मिलकर दोनों प्रदेशों में भय का वातावरण बनाए हुए हैं। साथ ही भारत और अन्य पड़ोसी देशों में आतंकियों को भेजकर वहां खून खराबा करवाते रहते हैं और उनके कृत्यों पर भी अविलंब रोक लगाए जाने की जरूरत बताया है। और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है, अपील की है कि जल्द हमें आज़ाद कराएं। अगले अपडेट, चीन पूरी दुनिया भर में बना रहा है सैन्य ठिकाने। जी हाँ, अमेरिकी रक्षा विभाग का खुलासा, चाइना के इस कदम को रोकना होगा वरना मचेगी तबाही। दरअसल चीन पूरी दुनिया भर में अपने सैन्य बेस ठिकानों का निर्माण कर रहा है या फिर ऐसी कोशिशें कर रहा है जिससे अमेरिकी रक्षा विभाग ने यह दावा किया है। हालांकि अभी तक एक ही सैन्य ठिकानों की पुष्टि की गई है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा है कि अपनी नौसेना, वायुसेना और थल सेना की मदद के लिए अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। और पेंटागन के अधिकारियों ने कहा है कि चीन अपनी सेनाओं की मदद के लिए पहले से ही अतिरिक्त सैन्य ठिकानों और रसद सुविधाओं को देने की योजना बना रहा है। दोस्तों आपको बता दें, पीपल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। PLA में करीब 20 लाख सैन्यकर्मी हैं। शी जिनपिंग के सत्ता संभालने के बाद चीनी सेना और आक्रामक हुई, साथ ही इनकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ी हुई हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट, TTP के सीज फायर। जी आपको बता दें, पाकिस्तान पर ही बम फेंक दिया है। पाकिस्तान की सीमा पर ही ताबड़तोड़ गोलीबारी और बम फेंक दिया TTP ने। अब पाकिस्तान ने बताया कि आपने सीज फायर किया है। जी हाँ, इमरान खान ने कहा पहले घबराना नहीं है। दोस्तों दरअसल खूंखार आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP के सीज फायर तोड़ने के बाद से पाकिस्तान काफ़ी डरा हुआ है। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर सक्रिय TTP ने साफ कहा है कि उनके आतंकी कहीं पर भी हमला करने के लिए आज़ाद हैं, जिसके बाद पाकिस्तान बैकफुट पर चला गया है और अब आतंकियों से बात करने की कोशिश में है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा है कि वो उन आतंकियों से बातचीत करेंगे जो पाकिस्तान के संविधान और कानून में विश्वास करते हैं। पाकिस्तान के
विदेश मंत्री को भला ये कौन समझाए कि अगर आतंकी संविधान या कानून में विश्वास करते तो क्या वो आतंकी होते। इसके अलावा फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि उनका देश अतीत से आतंकियों से लड़ चुका है, यानी अब न जाने किस आतंकियों से इमरान खान लड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो आतंकी पैदा ही होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप फैक्ट्री लगाओगे तो उससे कुछ न कुछ तो आपको साइड इफ़ेक्ट होगा ही। तो ऐसे में फैक्ट्री लगाना बंद करोगे तभी कुछ न कुछ होगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अब तालिबान अमेरिका से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, अमेरिका के सामने बोला यूएस नहीं है कोई परेशानी अमेरिका से, सबके साथ चाहते हैं अच्छे रिश्ते। अफगानिस्तान के नए शासक तालिबान लड़कियों महिलाओं को शिक्षा व नौकरी प्रदान करने के सिद्धांत को लेकर प्रतिबद्ध है। साथ ही वो अपने पिछले शासन के तौर तरीके को बदलना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि पूरी दुनिया में उन लाखों अफगानों की मदद कर दे और दया और करुणा दिखाए जिन्हें इस समय सहायता की सख्त ज़रूरत है। तालिबान के एक शीर्ष नेता ने कहा है कि इंटरव्यू में बातें कही। दरअसल अफगानिस्तान मानवीय सहायता की ज़रूरत है, लेकिन अमेरिका समेत कई मुल्कों ने तालिबान की वापसी के बाद से पैसा भेजना बंद कर दिया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने एसोसिएटेड प्रेस को दिए इंटरव्यू में ये भी कहा है कि तालिबान की सरकार सभी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहती है, अमेरिका से उसे कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने अमेरिका और अन्य देशों में 10 अरब अमेरिकी डॉलर के फंड जारी करने का आग्रह किया, जिस पर 15 अगस्त को तालिबान के सत्ता में आने के बाद रोक लगा दी गई थी। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, भारत के 1971 युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ मिली विश्व इतिहास की सबसे बड़ी जीत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से रोया पाकिस्तान। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को कहा कि भारत को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत दुनिया के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण जीत है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को भारत के आगे घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा था। बता दें कि इस साल 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर मिले ऐतिहासिक जीत के 50 साल पूरे हो गए हैं और इसे बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के तौर पर भी जाना जाता है। भारत ने पाकिस्तान को इस युद्ध में धूल चटाई थी। पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है और पाकिस्तान भड़काऊ बताते हुए इसकी निंदा कर दी है। उन्होंने कहा ये चीज़ें कही हैं। एक और अपडेट, मिस यूनिवर्स हरनाज संधू ने बताई अपनी प्राथमिकता महिलाओं के लिए करना चाहती हैं काम। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पंजाब की हरनाज संधू का कहना है कि वो एक ऐसा वातावरण पैदा करना चाहती हैं जिसमें साथी महिलाएं स्वास्थ्य व स्वच्छता के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त करने में सहज महसूस करें। यारा दिया वो 12 में बाइजी कुटंगे समेत कुछ पंजाबी फिल्मों में काम कर चुकी संधू 21 बार केवल हिंदी सिनेमा बल्कि बॉलीवुड में भी एक मकाम हासिल करने की उम्मीद कर रही हैं। संधू की ये दोनों फिल्में 2021 में रिलीज़ हुई हैं। सोमवार को संधू मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम करने वाली तीसरी भारतीय बन गई हैं। उनसे पहले 1994 में अभिनेत्री सुष्मिता सेन, 2000 में लारा दत्ता के सिर पर मिस यूनिवर्स का ताज सजा था। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, जलवायु परिवर्तन को वैश्विक सुरक्षा से जोड़ने वाले यूएन प्रस्ताव के खिलाफ ये हमने आपको बताया। एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें एक और, जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी गरजे, देश को नई दिशा दे रहा बनारस, इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी संभव, पीएम मोदी का ऐलान। पीएम मोदी ने 2 दिनी दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को काशी में भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और बैठक में शामिल होने के लिए पीएम मोदी सीएम योगी एक ही कार में पहुंचे थे। पीएम मोदी बैठक में सभी सीएम और डिप्टी सीएम से उनके राज्य के विकास कार्यों की जानकारी ली है। उन्हें गुड गवर्नेंस का पाठ पढ़ाया। इसके अलावा काशी मंडल को प्रचारित करने को भी कहा है। सभी मुख्यमंत्रियों से आगे के बारे में प्लान के बारे में जाना है। बैठक के बाद पीएम मोदी वाराणसी के उमराह में बने सदगुरु सफल देव के सर्वेक्षण महामंदिर पहुंचे। यहाँ सदगुरु सदाफ देव योग संस्थान का 98वां वर्षगांठ समारोह मनाया गया। दरअसल आपको बता दें, महामंदिर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बनारस में हुए विकास के एकाएक गिनाया और कहा कि बनारस आज देश को नई दिशा दे रहा है। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, जहाँ पे बढ़ रही हैं लड़कियां, अर्धसैनिक बलों में 5 साल के अंदर 14,000 महिला जवानों की शामिल किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों में पिछले 5 वर्षों में महिला कर्मियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है।
महिला कर्मियों की संख्या फरवरी 2016 में 20,000 थी, लेकिन अगस्त 2021 तक ये संख्या बढ़कर 34,000 हो गई। करीब 14,000 अतिरिक्त महिलाओं को 5 वर्षों की अवधि में अर्धसैन्य बलों में नियुक्त किया गया। गृह मंत्रालय से संबंध संसदीय समिति ने सिफारिशें की थी। जागरूकता के साथ स्कूल स्तर से ही बच्चों के साथ इंटरैक्टिव सेशन आयोजित किया जाना चाहिए, जिसमें महिलाओं को देश की सीमाओं की निगरानी करने वाले बलों और अन्य सुरक्षा बलों से ज़्यादा संख्या में भर्ती की जा सके। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें। उमराह में प्रधानमंत्री मोदी गरजे, ये हमने आपको बताया। लेकिन अब ममता बनर्जी, पीएम मोदी के बनारस के दौरे के बाद पूरा का पूरा यूपी का माहौल ही चेंज हो गया है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ की इस जोड़ी को अकेला बता रहे थे, पीएम मोदी हर जगह सीएम योगी आदित्यनाथ को साथ साथ लेकर चल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक अनोखा नज़ारा रहा और कल रात भी अचानक निकल गए और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी बातें कहीं ना कहीं एक तरीके से देखने को मिली। सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ रहे, नज़ारा बदल रहा है और विपक्ष के सुर भी बदल रहे हैं। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। ममता बनर्जी क्या बोली, समझिए। ममता बनर्जी ने कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे भाजपा से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, गोवा विधानसभा चुनाव में टीएमसी के लिए प्रचार करने पहुंची ममता बनर्जी ने ब्राह्मण कार्ड खेल दिया। उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण परिवार से आती हूं, मुझे किसी से भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हम गोवा में भाजपा को खत्म करना चाहते हैं। गोवा में भाजपा को हराने के लिए सभी को एकजुट होने की ज़रूरत है। मैं यहाँ आपसे मुकाबले के लिए नहीं आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई बाहरी व्यक्ति गोवा को नियंत्रित करे। मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे भाजपा से कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी बीच टीएमसी ने दावा किया है कि मंगलवार को कांग्रेस के कई नेताओं ने ममता के साथ आने का फैसला किया है, पार्टी ज्वाइन की। लेकिन दोस्तों, आज ममता बनर्जी को ब्राह्मण क्यों बताना पड़ रहा है? यह शायद भारतीय जनता पार्टी का ही कमाल है, क्योंकि जो ममता बनर्जी से बानो बन चुकी ममता बानो ने आज ममता बानो को अपने जाति के बारे में बताने की ब्राह्मण बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि ममता को पता चल गया है कि हिंदू जाग चुके हैं और हिंदू को अब बानो नहीं बनर्जी बनेंगी तभी दोबारा एक्सेप्ट करेंगे, वरना ममता बानो को कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में महाविकास आघाड़ी का सफाया, बीजेपी को 6 में से 4 सीटों पर बीजेपी ने किया कब्जा। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की 6 सीटों पर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सूबे की सत्ता पर काबिज महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका देते हुए नागपुर सहित 4 सीटों पर जीत दर्ज की। भाजपा ने अकोला वाशिम सीट शिवसेना से छीन ली। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भाजपा ने महाविकास आघाड़ी के इस मिथक को तोड़ दिया। इन तीनों दल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर प्रदेश में सभी चुनाव जीत सकते हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 10 दिसंबर को महाराष्ट्र विकास परिषद विधान परिषद 6 सीटों पर वोटिंग की घोषणा की गई थी, लेकिन बीएमसी की 2 सीटों पर चुनाव, 1 सीट पर शिवसेना ने सुनील शिंदे और दूसरी सीट पर भाजपा के राजहंस सिंह निर्विरोध जीते थे। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। यूपी में भी 1 महीने बाद आचार संहिता जनवरी के पहले दूसरे हफ्ते में चुनाव तारीखों का होगा ऐलान। दोस्तों, आपको बता दें, यूपी के विधानसभा चुनाव 22 की तैयारियां चुनाव आयोग के साथ साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जुट गए हैं, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त चंद्रभूषण कुमार ने मेरठ के कमिश्नरी कार्यालय में बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने यूपी चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर इशारा करते हुए बताया कि अगले कुछ दिनों में भारत निर्वाचन आयोग में एक और बैठक होगी। इसके बाद लखनऊ में भी क्रिसमस के अलावा आसपास फुल बेंच बैठक होगी। इस बैठकों में चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए। अंत में जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में चुनाव की घोषणा के साथ आचार संहिता की बात भी निकल गई। तो हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, गायों की रक्षा के लिए घर में रखें तलवार, साध्वी सरस्वती ने लोगों से अपील की। विश्व हिंदू परिषद के नेता भी हैं। विश्व हिंदू परिषद आयोजित एक कार्यक्रम में भी साध्वी सरस्वती ने कहा है कि लोगों को फ़ोन पर लाखों खर्च करने के बजाय गायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हथियार खरीदने चाहिए। साध्वी ने कहा है कि आज देश में हिंदुओं को पहले अपनी सुरक्षा के लिए हथियार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ व्यक्ति हथियार से लेकर हर चीज़ इकट्ठा कर रहा है और दूसरी तरफ हम मोबाइल फ़ोन समेत तमाम इधर उधर की चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे ठीक नहीं होगा कुछ, और ऐसे में हमें भी हथियार रख लेना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं किसी तरीके से हमें अपनी सुरक्षा भी ज़रूरी बताया है। उन्होंने इस तरीके की संकेत दिए हैं।
तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की जोड़ी बनारस में आपको कैसे दिख रही है, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि इससे